बहुत अधिक नहीं, लेकिन ये चीज करना चाहिए 10th के बाद जो आपको ध्यान है, जैसे हम लोग को ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। 2-3 चीजों पर आपको ध्यान दिलाना चाहिए कि भाई जैसे यदि हम चाहते हैं कि अपने जीवन में कोई गोल, कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य, कोई थीम रखें, तो उसके लिए सबसे मस्ट है एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन के बाद आपको दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है डिसिप्लिन। वो चीज कि भाई जिसको हम लोग क्या कहें, शिक्षा, और एक तरह का तीसरी चीज है संस्कार। कि आप जैसे जहां भी जाते हो, जहां उठोगे, बैठोगे, जहां जाओगे, वो चीज भाई वहां पर देखने से स्पष्ट होता है। ये मोबाइल से कहीं जाते हैं आप लोग, जैसे किसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो वहां पर तो आपका तो नाम जाएगा, आपका पर्सनालिटी जाएगी, आपका वहां पर संस्कार जाएगा कि आपको क्या करें, किस तरह से उठना बैठना, जो भी चीज आप कर रहे हैं। तो इस चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि वहां जब जाते हैं तो उस तरह से वहां पर गुड वे में लोग हमको जाए। जब वहां से हम डिपार्चर करें, चलिए, तो वहां से हमको ये नहीं बैठ में नहीं जैसा वो गलत करता है, ये है वो नहीं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। दूसरी चीज है कि यदि आप लोग परिश्रम करें, जैसे आप जानते हैं परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यदि हम अच्छे से सेल्फ स्टडी करें, सर्वों से गाइडेंस में, जैसे यहाँ आते हैं, तो ये कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम लोग उस चीज को जो चाहें उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर। जैसे सामान्य उदाहरण आप जानते हैं, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में नाम सुने होंगे। उनको आविष्कारकों का आविष्कारक कहा जाता है। ये जो बल्ब जल रहा है, ग्रामोफोन, बहुत सारे आविष्कार हैं। तो आप जानते हैं जब 5वीं 6वीं क्लास तक वो पढ़ते थे, उनको कुछ नहीं आता, बिल्कुल शून्य था, सिंपल था। सारे शिक्षक कल आके उनको क्या किए कि उनको क्लास से निकाल दिए और निकाल के लिख दिए कि आपका बच्चा बिल्कुल डल है, किसी काम का ध्येय मंदबुद्धि है, मतलब ये चीज, और लिख के डाल दिया। उनकी माँ ने जब पढ़ा रोई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब वो पूछे भाई क्यों रो रही हो माँ से, तो उन्होंने कहा कि वो लिखे हुए हैं सर वो लिखे हुए हैं कि ये लड़का आपका इतना होनहार है, इतना तेज है, तीव्र बुद्धि का है, बुद्धिमान है, कि हम इसको यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते, किसी अच्छे शहर में लेगा। और हमारे पास कोई शहर की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम किसी शहर में इनको हम ले जा सकें। हम उतने पुअर फैमिली के हैं, इस तरह से हमारा बैकग्राउंड नहीं है कि आपको ले जा सके, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो उनको ये चीज इस बात से इतना प्रभावित हुए कि उसके बाद से देखिए कितना पढ़ना शुरू करे स्वयं से, कि उनको आविष्कार को जब पेरिस कांग्रेस 1617 में लगा हुआ था ये चीज प्रदर्शन पूरे विश्व का, जो भी चीज जैसे हम लोग कोई नया निर्माण करते हैं तो उसमें पेटेंट होता है। तो उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, अपना अपना सामान लेने से हुआ ना, आप कोई चीज बनाते हो तो यहाँ जैसे जैसे क्लास में कहीं जाते हो, सार्वजनिक विज्ञान प्रदर्शनी या कहीं, तो ले जाकर अपना लगाते हो वहां पर, तो उस तरह से लगाया गया। तो उनसे पूछा गया जब एक साइड उनका अकेले थे, ऐसा विश्व के सारे वैज्ञानिक थे एक तरफ, तो भाई सारे जितने कौतूहल, एक तरह की जिज्ञासा थी कि भाई सब लोग उनसे पूछना चाहे भाई ये जीनियस है। तो उनसे जब पूछा कि व्हाट इज जीनियस, तो उन्होंने कहा था कि जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन। मतलब प्रतिभा क्या है, हमने आपसे यही कहा, उनका ये जवाब था कि भाई जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन। मतलब प्रतिभा क्या है, जीनियस क्या है, 99% क्या है, परिश्रम है, और 1% प्रतिभा है। तो 99 अधिक भारी है कि आपका 1%, 99 अधिक है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि परिश्रम करके जिसको आप डल नल खत्म समझते थे, मंद बुद्धि समझते थे, वो लड़का विश्व का सबसे बड़ा आविष्कारक है, जिसको आविष्कारकों का आविष्कारक है। ठीक, तो एक तो ये सीख हुई कि भाई इससे ये हम लोगों को सीख मिलती है कि यदि हम परिश्रम करेंगे तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हमको ये चीज समझ में नहीं आए और हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त, बशर्ते कि हम परिश्रम उस तरह से करें। अब ये चीज आता है भाई परिश्रम किस तरह से करें। ये चीज जैसे हम लोग किताब खोल लेते हैं, बच्चे सब लोग की आदत है, हम लोग कहते हैं समझ में नहीं आता। जो अब इसमें एक चीज हम जानना चाहिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे हमारी आंख की, हमारी कान की एक कमी या जो कहीं विशेषता है कि जैसे 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको नहीं सुन पाइएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि होगी उसको भी नहीं सुन पाइएगा। तो हम सुनने की क्या होगा कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक, उससे अधिक होगी उसको नहीं सुनेंगे, पराश्रय हो जाएगा। जैसे चमगादड़ घूमते हुए निकालता है, हम लोग सुन पाते हैं, नहीं सुन पाते।
अब वो देखते हैं कि वायुमंडल से कीड़े को तुरंत जो चमगादड़ या बैट जो घूमते रहता है उसी को देख के रडार बना हुआ, रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग जो है ना रडार, जैसे हम लोग सारा कंट्रोल करते हैं जहाज कहाँ लैंड करेगी, क्या होगा, कहाँ टेकअप करेगी, किस तरह से। तो वो चीज मेरा कहना है कि अब इसी तरह से हमारे आंख और कान पर जैसे किसी भी दृश्य का हमारे आंखों पर प्रभाव 1/10 सेकंड का पड़ता है, उसी तरह से हमारे कान पर 1/15 सेकंड। जैसे इसका प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, जैसे अगर हम लोग कहीं जाते हैं दूरी, इससे दूर हटते कोई बड़ा सा दीवार के पीछे, तो कू करते हैं, ताली बजाते हैं तो सुनाई पड़ता है, प्रतिध्वनि उसको बोलते हैं। फिर से उधर ताली बजाएगा तो ताली सुनाई पड़ेगा, कू कीजिएगा तो कू सुनाई पड़ेगा। कभी देखे हैं जैसे बड़ी दीवार या आपके पास, तो वो चीज आप देखिएगा कि कितनी दूरी वो चीज होगा भाई। तो हमने अभी आपसे कहा कि किसी ध्वनि का प्रभाव 1/15 सेकंड का पड़ता है, तो हमको प्रतिध्वनि या इको सुनने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? तो आप जानते हैं कि ध्वनि का वेग कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड औसतन वायु में। इस पर लिखने के लिए नहीं है आपको विस्तार कर बता देंगे। तो इस तरह से 330 मीटर को गुणा कीजिएगा 1/15 सेकंड से, तो क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 22 मीटर। तो जाने और आने में 22 मीटर, सिर्फ जाने या सिर्फ आने में कितना हो? 11 मीटर। और बताइए तो 11 मीटर। इसका मतलब कि प्रतिध्वनि या इको सुनने के लिए कम से कम हमारे और उसके ऑब्जेक्ट के बीच के होना, जैसे हमने क्या होता है इसका, हमने बोला 330 मीटर प्रति सेकंड गुणा क्या कीजिएगा 1/15, तो 15 दूनी 30, 15 22 मीटर हुआ। तो 22 मीटर जाने, जैसे मान लो आपको कभी कल्पना की, जैसे मान लो ये समुद्र हो गया, ठीक, तो इसमें यदि कोई जहाज चल रही है, कोई भी पोत जो जहाज होती है वो अगर चल रही है, तो समुद्र में तो कोई रास्ता है नहीं, तो उसको कैसे पता है? समुद्र आप जानते हैं पहाड़ है कि ऊंचा है कि नीचे है, तो वो जब चलती है तो यहाँ से ध्वनि, इसको बोलते हैं सोनार सिस्टम, साउंड नेविगेशन एजेंसी। ये यहाँ से इसको मतलब ट्रांसमिट भेजती है और फिर इसको रिसीव करती है। तो पानी में इसका वेग ध्वनि का कितना होता है? 1500 मीटर प्रति सेकंड होता है ना जी। ये चीज जैसे यहाँ 330 मीटर बढ़ते जाइएगा वो चीज, तो वो चीज यदि मान लो कि इसको जाने इधर से और आने में इसको 4 सेकंड लगा, तो सिर्फ जाने आने में कितना सेकंड लगा? 4/2 सेकंड, ठीक है ना, 2 सेकंड लगा। तो यहाँ की गहराई कितनी हो गई? यदि सिर्फ जाने 2 सेकंड लगा, यहाँ पर इसमें कितना 1450 होता है, जिसे 1500 मान के चलो, तो 1500 मीटर। इसका मतलब क्या होगा? 15 दूनी 30, तो आप 8 मिनट यहाँ कर दीजिएगा, कितना दूरी है इसका? 3000 मीटर, ठीक। अब वो जहाज है कि काफी वजनदार चल रहा है, और उसको मान लीजिए जहां पर ऐसी स्थिति आ रही है कि वहां से इसका ये लगातार कम जल्दी लौटना शुरू कर दे, तो जो उसका चालक है उसने क्या, जो उसको ड्राइव कर रहा है, उसने देखा भाई आ रहा है, तो इसका मतलब कि इधर कहीं ना कहीं ऊंचाई बढ़ गई, तो हम अपना रास्ता थोड़ा सा बदल दें, तो अपना रास्ता चेंज कर, तब जाकर कितनी बड़े आप जानते हैं, देख रहे हैं सामने वर्ल्ड का मैप नहीं है कि जल ही जल, तो उसमें जा रहा है, उसमें तो उसमें क्या करेगा? इसको रिसीव कर। तो उसी तरह से जाने आने में ये चीज क्या लगता है? इसको 1/15 मतलब कम से कम इसको क्या कहें? 22/2 मतलब 11 मीटर। तो कम से कम प्रतिध्वनि या इको सुनने के लिए आपको कम से कम 11 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो ये हमारे, जैसे मैंने कहा ना कि ये हमारे कान है, उसी तरह से हमारे आंख पर है। हमारे देखने का क्या है? तो आप देखने का जानते हैं हम लोग कहां से कहां तक देख सकते हैं, तो तरंग या वेवलेंथ पढ़े होंगे, वैसी वेवलेंथ जो जिसका 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच हो, इतने ही ध्वनि को दृश्य विजिबल लाइट जिसको हम देख सकते, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10। इसको पढ़े हैं। जैसे अब हम जैसे किसी चीज को, जैसे सिंपल सी बात है, प्रकाश आप पढ़ते हैं तो प्रकाश का वेग कितना होता है? क्या है? 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब ये लिखने की सही पद्धति नहीं है। इस क्या है? मीटर एसआई मात्रा क्या है? सिस्टम पढ़ेगी, लंबाई या दूरी का मात्रा क्या है? मीटर।
तो सबसे पहले इसको मीटर में कर देंगे, 1 2 3 4 500 लिखा और 3 बढ़ जाएगा और 1000 से गुणा कीजिएगा ना भाई, तो कितना हो गया? अब हो गया मीटर प्रति सेकंड, हो गया ना जी? यस सर। ये भी लिखने का तरीका सही नहीं है। अब लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तो हम जानते हैं कि इसको पावर या घात के रूप में लिखना पड़ेगा। तो आप ये जान लो कि किसी भी अंक के पहले प्लस और इधर दशमलव डिसिमल रहता ही रहता है, आप लिखो या नहीं। तो इसको बढ़ाओ, यहां से सीख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको क्या हो गया? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हुआ इसका सही तरीका लिखने, ठीक? मतलब ये तो हमने वही आपको बताया इतना। तो ये इतना मतलब इतने एंगस्ट्रम के, अब एंगस्ट्रम आपने पढ़ा कि तरंग जैसे ये चल रहा है ना, ये ऐसे मानो तरंग, तो ये इससे अथवा इसको स्ट्रिंग या नीचे गर्त बोलते हैं, तो इससे और इसके बीच की दूरी को हम तरंग दर या वेवलेंथ बोलते हैं जी। वेवलेंथ इसी को बोलते हैं, या इसको बोलिए यहां से यहां तक की दूरी को, या यहां से। तो तरंग वैसे जिसके तरंग ध्वज या वेव, जिस प्रकाश की तरंग की लंबाई या तरंग ध्वज या वेवलेंथ जो कहे, उसकी लंबाई यहां से यहां तक हो, उतने को हम देखते हैं, उससे कम या उसके अधिक को नहीं देखते। तो ये चीज हुआ, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। हम लोग देख लें कि हमारी जो है 1/10 सेकंड तक रहता है, तो उसके बीच में यदि कोई दृश्य चला आता है तो उसको हम क्या करते हैं? अंदर हमारा मस्तिष्क में, जैसे आप पढ़े होंगे कि रेटिना पर उल्टा पड़े रियल इमेज बनता है और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, लेकिन मस्तिष्क उसको क्या करता है? सीधा। जैसे भी हम सुनने के बाद, जैसे हम बोल रहे हैं, तो जब हम बोल रहे हैं तो मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है, वो ध्वनि यहाँ पर ऊर्जा डिस्चार्ज हो रही है, वो कंपन ऐसे करते हुए किस तरह से चलता है? स्ट्रिंग और वेव्स के रूप में ऐसे करके चलता है नहीं? इसी स्ट्रिंग और सॉरी बोलेंगे ये सघन और विरल के रूप में, सघन कंपैक्ट होगा, विरल ऐसे करके आपके कानों में जा रहा है, वहां पर कर्ण पटल आपका कंपन कर रहा है और उससे आपको सुनने के लिए, और वो जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उसका आपके दिमाग से मैच हो रहा है। यदि हम वैसी कोई भाषा बोले जो आपके दिमाग में कहीं नहीं, तो आप यही बोलिएगा कि क्या बोल के चलेगा, हमको समझ नहीं आया, क्योंकि आपके दिमाग में जो स्टोरेज है उससे मैच नहीं कर रहा है। कैसे? मैंने आपने कभी उसको सुना नहीं, और कोई मान लो तमाम की भाषा बोले, कोई दूसरी भाषा, कोई चाइनीज भाषा बोले, जो एक शब्द भी आपने कभी सुना नहीं, तो आपसे मैच नहीं करेगा, और क्या होगा? वो चीज आप कहिएगा कि कौन भाषा बोले, हमको समझ नहीं आया। तो ये चीज आपको, हमने जो बोला, ये चीज कैसे होगा? हमारी ऊर्जा यहाँ डिस्चार्ज में वो ट्रांसमिट करते हुए, यदि यहाँ से इस माध्यम को हटा दी जाए तो हम कितना भी चिल्लाएंगे आपको नहीं। तो ये चीज क्या हो गई? पहला चीज कि जैसे ध्वनि के लिए क्या चाहिए, यही चीज स्पष्ट क्या हुआ? ध्वनि के लिए माध्यम, मीडियम, जो मीडियम यहाँ पर बन रहा है, जैसे हवा यहाँ पर मीडियम, उसी तरह से यहाँ पर जल था, तो आप निकाल रहे थे सुनार के माध्यम से, मान लीजिए उसकी गहराई कितनी है, तो वो चीजें अगर इसको हटा दिया नहीं सुनाई पड़ेगा। लेकिन प्रकाश के साथ क्या है कि प्रकाश को किसी माध्यम से निर्वात वैक्यूम में भी क्या कर सकता है? चल सकता है, ट्रैवल कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। तो वो चीज, तो प्रकाश को आप देखें तो यहां से यहां तक वही चीज, तरंग की लंबाई या वेवलेंथ, जिस तरंग की लंबाई 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500, इसी को विजिबल लाइट का दृश्य प्रकाश करते हैं। इससे अधिक को हम देख सकते हैं, इससे कम को देख सकते हैं। उसी तरह से सुनने का हमने आपको वही बताया कि 20 हर्ट्ज से लेकर इसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी इतना तक हो, 20,000 हर्ट्ज तक हो, इसी को हम, तो इतना ही हमारी सीमा। अब ये चीज हमने अभी आपको वही चीज बताया कि हमारे कानों पर प्रभाव 1/15 सेकंड होता है, जिसके आधार पर प्रतिध्वनि सुनने के लिए क्या चाहिए? 330 गुणा 1/15, माने कम से कम 11 मीटर। तो उसी तरह से देखने की चीज है, आप कैसे किसी चीज को देखते हैं, कितना देर तक आपके ऊपर उसका प्रभाव रहता है। तो भाई हमारे आंखों पर यदि किसी एक दृश्य का 1/10 सेकंड तक, माने सेकंड के 10वें हिस्से, यदि इसके बीच में कोई चीज दृश्य आए तो हमारा आंख उसको या मस्तिष्क अंदर नहीं करता है, और वो सब कोरिलेट आपस में हो जाएगा आपको चलते हुए। तो जो हमारा चलचित्र है, सिनेमा है, वो वास्तव में चलता नहीं, चलता हुआ प्रतीत होता है। तो जो हम लोग चलता हुआ हमको प्रतीत होता है, ये हमारे आंख क्या है, जैसे ये हमारे कान का, उसी तरह से हमारे का प्रभाव है।
तो चलता हुआ हमको क्या होता है, प्रतीत होता है। कैसे? अब बताइए कि एक दृश्य हमको बनाना है, सिर्फ हम इसलिए बताना चाह रहे थे आपको कि आपकी रुचि कैसे, अगर रुचि लिया जाए तो कोई ऐसा कारण नहीं कि आपको समझ। तो अगर हमको एक दृश्य बनाना है, मान लो एक सीन जिसमें कोई, जैसे आप सीधी सी बात, हम यहाँ पर एक कैमरा रखिए, आप कोई बच्चा बच्ची इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक, वो चलना प्रारंभ कर दिया, हमने उसको टक टक करके फोटो लेना शुरू कर दिया, तो क्या होगा उसका, किसी में पैर ऐसे उठा होगा, किसी में ऐसे होगा, कहीं ये उठा होगा। अब इन सारे फोटोज को हम इस पर लगा दें तो कोई भी आदमी कहेगा कि यह व्यक्ति चलते, मतलब यह जो चित्र है वो चलते हुए व्यक्ति है, ठीक। अब सिनेमा हमको सिनेमा बनाना है, अब हमको यही काम करना है कि इन सारे चित्रों को ऐसे जोड़ना है कि 1/10 सेकंड के पहले वो आपस में जुड़ जाए, तो ताकि हमारा मस्तिष्क उसको अंतर नहीं कर पाए, हम उनको चलता हुआ प्रतीत, समझ रहे हैं। तो यही चीज विशेष, अब तो समय कम है, हम बताते हैं आपको विशेष कि कौन कैसे उसको जोड़ा जाता है। 1/10 सेकंड पहले दृश्य चला आता है और उसको आपके आंख के सामने से हटा लिया जाता है और आपको आपस में जुड़ जाता है, आपको चलता हुआ प्रतीत होता है। आप आए तो सिर्फ इस पर हम इसलिए आए, इसलिए नहीं आए कि चल जाए, हम सिर्फ इसलिए आए कि जो दृश्य 1/10 सेकंड के पहले हमारे आंखों से हट जाता है, उसके बाद में हम उसको याद कर लेते हैं सिनेमा। क्यों? क्योंकि हमारी उसमें रुचि बहुत अधिक है और हमारा कंसंट्रेशन या एकाग्रता बहुत अधिक है। यदि वही रुचि और वही एकाग्रता हम अपने अध्ययन के प्रति लगाएं तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम उसको नहीं याद पाएगा और नहीं समझ पाएंगे, समझ रहे हैं। सिर्फ यही बताना था कि यदि उसी तरह के आप सिनेमा में लगाओ कोई दिक्कत नहीं, आप अन्य चीज में लगाओ खेल में, लेकिन उसका वही कुछ जिस समय पढ़ते हो उस समय यदि वही एकाग्रता, कंसंट्रेशन और वही रुचि यदि इसमें भी आप लगाते हैं तो कोई कार्य, किताब तो हटने वाला नहीं है, आप किताब खोल के बैठ जाओ, कहीं हटने वाली नहीं है। तो इस तरह से यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसका कुछ हिस्सा भाई, जैसे सिनेमा में हमारी रुचि है इस जगह, उस तरह से पढ़ाई में रुचि, क्योंकि पढ़ाई आपका बेस है, नहीं पढ़िएगा नहीं समझिएगा तो आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पाइएगा, आप अपनी इच्छाओं जो भी चीज आपका लक्ष्य होगा नहीं पूरा कर पाइएगा, तो ये काफी है। अब ये चीज हो गया। अब आपका जैसे चलते हैं प्रकाश, पहला चैप्टर है। तो जैसे आप जानते हो कि भाई ये भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि भाई क्या इसे मापा जा सकता, तो इसमें सबसे पहला शायद 10th में आप लोग है तो प्रकाश की लाइट होगा, राइट। तो सबसे पहले भाई प्रकाश क्या है, समझिए प्रकाश आपको तो समझ होनी चाहिए कि प्रकाश है क्या। तो जितनी भी चीजें हैं आप मतलब दृश्यमान जितनी भी इस अखिल ब्रह्मांड में फैली हुई है, यूनिवर्स में फैली हुई है, उनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला, सबसे पहला कण या पार्टिकल, समझिए, पहला हो गया आपका कण या जिसको आप कहते हैं पार्टिकल, और दूसरा हो गया तरंग या जिसे आप, ये दो ही प्रकार की वस्तुएं आप देख रहे हैं जितने अखिल ब्रह्मांड में देख रहे हैं, दो तरह से। पहला कण हो गया जिसको आप छू रहे हैं, इसको या आपको रुकावट दबाव सब चीज। दूसरा हो गया तरंग, जो हम बोल रहे हैं आपके कानों तक जा रहा है, कोई चीज, ये प्रकाश जो है यहाँ से 14 करोड़ 95 करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य, और वहां से प्रकाश आ रहा है। ये तो सिंपल सा डिविएशन, मतलब समझ गए कि भाई दो तरह की चीज है। एक है जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो चीज क्या है कि वो चल रही, जैसे वेव तरंग हो गया, जैसे ध्वनि तरंग हो गया, प्रकाश तरंग हो गया, अन्य इलेक्ट्रिक तरंग हो गया, आपका मोबाइल काम कर रहा है, आपका रेडियो काम कर रहा है, टेलीविजन काम कर रहा है, सब चीज है ना भाई, वो चीज। और एक चीज है जिसे आप छू रहे हैं, देख रहे हैं, वो चीज। तो अब उसमें सबसे पहला जब चैप्टर, तो भाई सबसे पहला हम आ गए कि प्रकाश अब है, एक साइड में आया कण और दूसरे को प्रकाश, ठीक। तरंग है वो आ रहा है बिना माध्यम के, उसको छू ही नहीं चाहेंगे पकड़ना पड़ेगा, छू में कोई होगा नहीं होगा, तो प्रकाश क्या हो गया, तरंग। अब प्रकाश तरंग है तो भाई किस प्रकार का तरंग है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब है भाई तरंग है तो दोनों में से किस प्रकार का है तरंग है, अनुप्रस्थ है या अनुध्वज। जैसे अनुध्वज यहाँ नहीं बताया था आपको, ये अनुप्रस्थ तरंग हो गया, स्प्रिंग गर्थ के रूप में चल रहा है, ये जैसे ये प्रकाश तरंग हो गया, ये ध्वनि तरंग हो गई। तो ये चीज, तो अब क्या है प्रकाश क्या है, मान लीजिए व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, तो क्या डेफिनेशन होगा भाई, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, समझिए, ट्रांसवर्स प्रकार की होती है वहां पर। तो ये चीज प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है,
अब प्रकाश के चलने के पथ को ही रे आप किरण कहते हैं। अब प्रकाश जब चलते हुए तो अब वो 2-3 चीजें उसके मार्ग में हो सकती है। मान लीजिए एक तो अपारदर्शी चीजें हो सकती है, पारदर्शी चीजें हो सकती है, समझे पारभासी चीजें हो सकती है, जैसे आप पढ़े हैं उसको हम बोले। अब प्रकाश जब किसी सोर्स से निकलता है तो बीम माने ये तो है वस्तु या ऑब्जेक्ट, देखो उससे यदि निकलता है तो आने के बाद जहां पर प्रकाश होता है, अब पढ़े होंगे जैसे भाई परावर्तन रिफ्लेक्स, जैसे 2 तरह के, एक हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन, और एक हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट माने प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब उसका लौटना, प्रकाश का अपवर्तन करना कि मतलब उसका मुड़ना। जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, जैसे मान लो वायु से पानी में जा रहा है, वायु से कांच में जा रहा है, तो जब मीडियम उसका माध्यम चेंज हो रहा है तो उसमें जाने के बाद क्या होगा, वो अपने अभिलंब की तरफ बढ़ेगा या अपने अभिलंब की तरफ आएगा, उससे दूर हटेगा। ये तो वो एक तरीका हो। तो ये सारी चीजें मतलब कहने का है अगर ये आप समझ गए हो तो अन्य कोई अगर आपको कुछ पूछना हो इसमें जो हमने बताया तो हम आगे कुछ बोलेंगे, तो आप बोलिए जो हमने आपको बताया इसमें यदि कोई चीज आपको पूछना हो या कोई भी आपकी जिज्ञासा हो। हम तो ये आपसे कह रहे हैं यू कैन आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आप कोई क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न आप जो आपको लगता हो कि हम जा रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ में आया हो, कोई भी चीज आपको लगता हो ये चीज हमको समझ में नहीं आया तो अपने से तो हम आगे पढ़ा ही रहे, लेकिन हो सकता है कि आपको वो चीज ये चीज तो हम आपको बता रहे हैं तो चलिए, लेकिन यदि वो कोई चीज आपको लगता है कि वो चीज हमारे समझ में नहीं आया तो आप पूछिए, थोड़ा हम भी जाने, पूछिए कोई चीज पूछना हो। लाइट तो एनर्जी का ही फॉर्म है। हाँ ऊर्जा जैसा लाइट जैसे देखिए एनर्जी का फॉर्म नहीं है, जैसे प्रकाश की ऊर्जा, जैसे रूप काइंड्स ऑफ एनर्जी, तो उसमें मान लीजिए ध्वनि ऊर्जा हो गई, प्रकाश ऊर्जा हो गई, इस तरह का है ना। अब ये हम ये कहें तो लाइट है क्या, हम आपको ये पढ़ाते हैं लाइट का, लाइट हो गई ऊर्जा का काम, चूंकि मान लीजिए विद्युत ऊर्जा हो गई तो विद्युत ऊर्जा आगे, और मान लीजिए हम विद्युत ऊर्जा कहीं से उत्पादन हो रही है, जनरेट हो रही है, और वो जनरेट होकर यहाँ आ रहे हैं, आपने मान लीजिए 1000 वाट आपको मिल रहा है, जैसे आपको 1 यूनिट्स आपको विद्युत दे रहे हैं, आपने 10 बल्ब जलाया 100 वाट, तो 1 किलोवाट घंटा आपने बिजली खत्म कर दिया। तो और वो बल्ब ने क्या किया, यदि बल्ब जल रहा है, बल्ब क्या करेगा, प्रकाश उत्पन्न करेगा, उष्मा उत्पन्न करेगा, और इसमें वो क्या करेगा, ऊर्जा उसकी नष्ट हो जाएगी। लेकिन ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का मतलब नष्ट होता है न निर्माण होता है, तो वो ऊर्जा कहाँ चली गई, वो जो ऊर्जा थी वो क्या प्रकाश ऊर्जा में और क्या उष्मा ऊर्जा में तब्दील हो गई, जैसे तो ये भी ऊर्जा का प्रकाश एक रूप है। हमने ये बताया कि प्रकाश है क्या चीज, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए फिजिक्स आप पढ़ रहे हो भाई, तो व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, फिजिक्स क्या चीज, तो ये आपको कांसेप्ट क्लियर होता है हम फिजिक्स में पढ़ क्या है। तो हम लोग जो हमने जो अनुभव किया उसमें हमने यही हम बताते हैं कि फिजिक्स की ये फंडामेंटल साइंस माने भौतिकी मूल विज्ञान, फिजिक्स की ये फंडामेंटल साइंस, इट्स रिलेटेड विद डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड एक्सपीरियंसेस इन यूनिवर्स। मतलब हमने आपको ये बताया फिजिक्स इज ए फंडामेंटल साइंस, इट्स रिलेटेड विद डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड एक्सपीरियंसेस इन यूनिवर्स। मतलब आप जो भौतिकी एक मूल है, जैसे मूल जैसे नेचुरल साइंस हो गया, 3 हमारे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ठीक। तो मूल विज्ञान है जिसमें आप किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो नेचुरल फिनोमेना जो प्राकृतिक घटना है एंड एक्सपीरियंस। जैसे मान लीजिए कि वहां पर जैसे इधर आपको ठंड लग रही है, यदि वहां पर कोई आग बहुत बड़ा लग जाए तो उधर से गर्मी आपको आने लगे और आप ये चीज अनुभव कर लीजिए कि लग रहा है कहीं आग, आप बहुत गर्मी अनुभव कर रहे हैं, बादल लगा और आपको ठंडा लगा, तो आप बिना जांच किए हुआ बोल दिए लगता है कि कहीं बारिश हुआ। गांव में वृद्ध आदमी भी जो नहीं तो वो भी कह देंगे लगा था कहीं बारिश हुआ है तो वो चीज वो अनुभव कर लिए नहीं, तो वो चीज आप नेचुरल जितनी भी
तरह की चीजें काम करती हैं, एक सुई से लेकर इंटरसेप्टर मिसाइल, वो सब का फंडामेंटल चीज किसमें है? फिजिक्स, नेचुरल। इसी के आधार पर आप सब चीज मतलब इसी सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं। तो वो चीज हो गया है। और मतलब दूसरी चीज है भाई एनर्जी रिएक्शन का भी है, एटॉमिक। तो ये चीज एनर्जी ऊर्जा का मतलब जो भी सिद्धांत आप पढ़ते हैं, जो भी चीज है, या जितनी भी तरह की, जैसे सुबह में सूरज का उगना हो गया, सुबह में सूरज का लाल दिखना हो गया, समझे बिंदु पर भी सफेद दिखाई देना, ये इंद्रधनुष का बनना, ये सारी चीजें, या तारे का टिमटिमाना, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, नेचुरल फेनोमेना जिसको बोलते हैं। वो सारी चीजों का अध्ययन आप किसमें करते हैं? अब जैसे हम लाल सुबह में सूरज क्यों दिखता है? तो सूर्य उस समय क्षितिज पर होता है, और क्षितिज पर मतलब क्षितिज मतलब सूर्य, जैसे पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो ये चीज मान लो अगर ये हो गया, ये मान लीजिए सूर्य है, इधर से प्रकाश ये घूम रहे हैं, तो ये हिस्सा जब इसके सबसे सामने होगा, जब इधर होगा, ये हिस्सा जब घूमते हुए यहाँ जाएगा तो दूरी पर जाएगा, क्षितिज पर दूरी पर होगा, उस समय इसको वायुमंडल सबसे ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा कि प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना है। समझिए, आप इसमें देखिएगा। अब जब आप तो अगर हम क्या करें कि श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से, आप लोग पढ़े होंगे, श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से अगर गुजारते हैं, समझिए, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये क्या होगा? प्रिज्म से गुजरने, तो यहाँ पर माध्यम इसका हमने भी कहा वर्क रिफ्लेक्शन होगा। तो अब इसमें क्या हो गया? यह 7 भागों में टूट जाएगा। ठीक, यहाँ पर सफेद पर्दा अगर आप रख देते हैं तो ये हो जाएगा। ये चीज मतलब कहने का अर्थ है कि V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, मैंने जामुनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबसे कम मतलब जो विचलन होगा, डिविएशन, मतलब अपने मार्ग से हटना, जैसे किसी भी चीज को अच्छे से समझिए तो आप उसको, तो सबसे यदि श्वेत प्रकाश यहाँ से गया, अगर प्रिज्म से गुजरा, तो प्रिज्म से गुजरने के बाद यदि 7 भाग बढ़े तो सबसे अधिक विचलन इसका होगा। विचलन इसका सबसे अधिक क्यों होगा? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे कम है, ये भी जान लीजिए वैज्ञानिक का। इसका सबसे अधिक, जैसे अगर हम करेंगे वेवलेंथ के रूप में यदि हम बांटना शुरू करेंगे तो देखेंगे सबसे कम तरंग दैर्ध्य वैज्ञानिक है 3900 से 4000, और सबसे अधिक जाने पर 75% किसका है? लाल। तो तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ या वेव की लंबाई, यही है तरंग दैर्ध्य। जिसका जितना अधिक लंबा होगा उसका विचलन या डिविएशन उतना ही कम होगा, और जिसका जितना अधिक कम होगा, समझ रहे ना, ऐसे करके इस तरह जितना ही कम होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा। तो वैज्ञानिक का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है 4042 के आसपास, समझे कि नहीं? अब यही जो हमने आपसे कहा कि जैसे आसमान देखते हैं सुबह में लाल क्यों, जैसे स्काई ब्लू, आसमान देखिएगा तो भाई स्काई ब्लू दिखे, क्यों दिखेगा स्काई ब्लू? तो इन दोनों का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, बैगनी और जामुनी, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? स्काई ब्लू, समझ रहे हैं ना? इसीलिए आसमान का रंग दिखाते हैं। अब चलिए भाई सुबह में सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? लाल इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं कि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, इसका विचलन एडिवेट, जब सूर्य क्षितिज पर हो रहे हैं, मान लीजिए ये सूर्य है, ये तो ये पृथ्वी का जो हिस्सा यहाँ, अब जो हिस्सा यहाँ पड़ रहा है तो ज्यादा तो वातावरण इसको तय करना पड़ रहा है, तो बाकी सारे प्रकाश क्या होते हैं? विचलित हो जाते हैं, और लाल सबसे दूर तक जाता है, इसलिए सुबह में लाल दिखाई पड़ते हैं। और जितने भी खतरे के निशान है वो सब लाल के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आंख सबसे दूर तक किस प्रकाश को देख सकता है? लाल को देख सकता है। और क्यों देख सकता है वो भी आपको प्रयोग करके बता दे रहे हैं, सीधा सा सिंपल प्रयोग। कोई आप भी प्रैक्टिकल होना पड़ता, फिजिक्स में जो भी चीज, मान लीजिए हम क्या करें कि यहाँ से एक ऐसे तख्ती ले लें, ठीक, इसमें यहाँ पर ऐसे लगा दें और ऐसे कहिए 2 3 4 5 6 7 भाग इसको करें, ठीक। यहाँ पर मान लो यही चीज कर लें, ये ठीक, 7 रंग से इसको रंग दिए। आप एक बच्चा वहां खड़ा हो जाए और एक बच्चा इस तख्ती को लेकर पीछे हटना शुरू कर, तो आप देखिएगा कि सबसे पहले दिखाई देना ही बंद होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद सबसे लास्ट तक आपको कौन दिखाई देगा? सबसे लास्ट तक दिखाई देगा। आप इसको प्रयोग करके देख सकते हैं। तो ये चीज सबसे लास्ट तक आपको लाल दिखाई, तो इसलिए अब क्यों लाल दिखाई पड़ेगा? अभी हमने आपको बताया उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, वेवलेंथ सबसे अधिक है, इसलिए। और जिसका वेवलेंथ जितना अधिक है उसका डेविएशन या विचलन उतना ही कम होगा।
इसलिए लाल झलकने आपको सबसे दूर तक दिखाई पड़ता है, और जितने भी खतरे के निशान हैं वो लाल से बनाए हैं। पानी भिजवाइए, ठीक। इसीलिए सारे खतरे का, इसलिए क्या आप उसको लाल प्रकाश को सबसे दूर तक देख पाते हैं। हम ये देखना बात नहीं, हम ये आपसे जानना चाहते हैं, सिर्फ ये नहीं कि खतरे के लाल क्यों बनाया जाता है। आप एक एक चीज का जो आपके प्रश्न का वो क्यों हम क्यों ऐसे करेंगे, इसलिए क्यों है, तो इसको ये भी आपको डिफाइन करने आना चाहिए और ये समझ होना चाहिए लाल क्यों बनाया। तो लाल का भाई वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, उसका विचलन सबसे कम होता है, इसलिए लाल खतरे लाल से बनाया जाता है और लाल को हम दूर तक देख सकते हैं। अब समझ गए। इस तरह से और कोई पूछना हो, कोई भी एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं। तो एक गिलास पानी पी लें। ये जो है ना, हाँ, रेडी के लिए क्या करते हैं? किसके लिए? जो रेडी होता है तैयार होने के लिए, हाँ, क्या करते हैं? माने किसी जाने के लिए, जैसे खतरे के निशान लाल से हमने बनाया वो चीज, तो हमने खतरे के निशान क्यों बनाया भाई, कि उसकी हमने इसलिए बनाया कि दूर से हम सबसे अधिक यदि किसी चीज को देख सकते हैं, तो किस चीज को देख सकते हैं, रेड को। तो खतरे, अब ये बताओ कि रेड के बाद यदि हम हमको देखना है यहाँ से, ये सारा इस पर निर्भर है, समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, इसका कहा यदि येलो और ऑरेंज से बनाया जाए जाने के, तो ये इसके साथ मिक्सअप हो जाता है। तो ऑरेंज और येलो को छोड़ के सबसे अधिक यदि कोई आप दूर वो देखते हैं ग्रीन से, जो आपको सुकून भी देती है, वो ग्रीन है, इसलिए ग्रीन क्यों बनाया। ऐसा नहीं, वहां भी आपस में मिक्स नहीं, पीने लायक है ना पानी। अब इस ऑरेंज को रेड के साथ, अगर रेड के पास रहेगा ऑरेंज, तो आप उसको डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। और बोलिए, बोलते रहिए। स्टार होता है सर, उसका मतलब पूरी का दिखाई पड़ता है। हाँ भाई, चांद का सर है सर, चांद का क्यों नहीं। अब देखिए स्टार जो जितने भी है, चांद आपके मुश्किल से मतलब 1,77,000 या 75 किलोमीटर दूर है, और चांद का रेडियस जो है स्टार उससे भी करीब 10-10 गुना 20-20 गुना बड़े हैं। लेकिन स्टार का क्या है कि स्टार इतनी दूरी पर है, इतनी अधिक दूरी पर है कि वो चीज जब वहां से हवाएं, जब उसका प्रकाश आता है, वास्तव में ट्विंकल कोई शब्द नहीं है, ट्विंकलिंग कुछ करता नहीं है, लेकिन हमको प्रतीत होता है। प्रतीत इसलिए होता है कि जब वहां से प्रकाश चलता है, जैसे आप देखिएगा कि पक्षी कोई है और उसमें छाया मिल जाएगी, तो पक्षी कोई उड़ेगी, उसकी छाया आपको नहीं दिखाई। वो जो जब उसका 2-3 तरह का पढ़िएगा रेडियस में, तो वो छाया जो बनी छोटी छाया, वो क्या होगी कि काफी नीचे जाते जाते कट जाएगी, और उसका विस्तृत जो छाया बनी वो इतनी मतलब विस्तृत होगी कि आप उसको समझ नहीं, मतलब दिखाई नहीं पड़ेगी। तो आपको चांद का जो है, चांद का रेडियस उठा के देखिएगा, वो सीधे पृथ्वी पर पहुंचता है, और इनका जो कटान बिंदु है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, जैसे चंद्र। और दूसरी चीज है कि चंद्रमा आप सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, उसका अपना प्रकाश कोई नहीं है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। अब एक चीज इसमें आपको जानने वाली चीज है कि जैसे सूर्य के प्रकाश से आपको गर्मी मिलती है, फुल मून जिस दिन होता है पूर्णिमा, उस दिन में आपको गर्मी नहीं मिलती है। इसलिए नहीं मिलती है कि आप जान लीजिए कि जो इससे जिसका प्रकाश अधिक है तरंग, समझ रहे ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड लाइट, समझे, या अवरक्त प्रकाश, उसको आप कहते हैं पराबैंगनी, पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट, ठीक है ना। तो सूर्य का जो चंद्रमा है उसका सैंडी है पूरा, समझे। तो जो सूर्य के प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, आप वहां एक मिरर रख दीजिएगा, तो जितना प्रकाश आप वहां खराब होइएगा, जैसे सूर्य से मिला, यदि वहां एक मिरर रख दिया गया तो वहां से परावर्तित होगा, तो उतना ही गर्मी होगा। लेकिन चंद्रमा से परावर्तित वही प्रकाश होता है तो आपको गर्मी नहीं होता। कभी देखें क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि बाकी सारे प्रकाश अपने साथ ऊष्मा को वहन नहीं कर सकते, माने नहीं ढो सकते, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रारेड है वही ढो सकता है, और चंद्रमा पर इंफ्रारेड अवशोषित हो जाता है। इंफ्रारेड आता ही नहीं वहां, इसलिए आपको गर्मी नहीं होती, समझ रहे ना।
बाकी सभी प्रकाश अपने साथ वहन कर सकते हैं उसको, नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही कर सकता है। और वो चीज चंद्रमा से निकलता नहीं है, इसलिए चंद्रमा फुल मून होने के बावजूद आपको गर्मी नहीं। लेकिन एक शीशा वहां रख दीजिएगा, शरीर पर डालिएगा, उतना ही गर्मी होगा जितना सूर्य के सामने गर्मी होगी। ये सब प्रयोग है, आप करके देख सकते हैं। फिजिक्स में प्रैक्टिकल हर चीज को कीजिए। ठीक है बाबू, हम लोग देखिए उधर बात करेंगे, आप लोग कितना दिन इंतजार करेंगे।